हे एवरीवन, दिस इज़ राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 को। और इस वर्कशीट में हम कंटिन्यू रखेंगे हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये इस चैप्टर का 4th पार्ट रहेगा। ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 4 है, ये 15 अप्रैल 2021 की है। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि व्हाट वाज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांस की क्रांति से पहले वहाँ के हालात कैसे थे। सेकेंड वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी वहाँ पर ये रेवोल्यूशन हुई क्यों थी। और उसके बाद जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें हमने बात की थी व्हाट हैपेंड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में क्या होता। जितने ड्रामे फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं हुए थे, उससे कहीं ज़्यादा ड्रामे हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, यानी पूरी तरीके से रायता फैल गया था। तो उस रायते का थोड़ा सा पार्ट हम आज की इस वर्कशीट में भी पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारी वर्कशीट है, इसमें हम बात करेंगे व्हाट हैपेंड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड फ्रांस कैसे एक रिपब्लिक कंट्री बना, नेशनल कन्वेंशन की बात करेंगे और बात करेंगे फ्रांस के अमरीशपुरी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था। 1792 से 94 का जो पीरियड है उसे रेडिकल पीरियड कहा जाता है, रेडिकल रिपब्लिकन का पीरियड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिपब्लिकन थे, जो रिपब्लिक के सपोर्टर थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके कारण इसको हम जो रिपब्लिकन का एक रेडिकल पीरियड कहेंगे। The fear of the French Revolution of 1789 also spread to other countries of the Europe। जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसका डर आसपास के देशों में भी फैल गया था। कौन डर रहे थे? जो रूलर्स थे, जो नोबल्स थे, जो क्लर्जी थे, वो डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर ऐसी रेवोल्यूशन उनके देश में हुई, अगर वो आइडिया स्प्रेड हुए तो सबसे पहले हम मारे जाएंगे। यानी कि पावर्स किसकी जानी थी? उन्हीं की जानी थी। और ये आइडियाज़ पॉपुलर होते जा रहे थे। दीज आइडियाज़ बिकम क्वाइट पॉपुलर इन दोज कंट्रीज ऑल्सो, जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें पॉपुलर हो गए। किस में? मासेस के बीच में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जैसे फ्रांस में हुआ है वैसा ही हमारे यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। सो देयर वॉज ए फियर अमंग द रूलर्स इन द नेबरिंग कंट्रीज टू। The clergy and the nobles who had fled from the France spread the spirit against the revolution। और जो क्लर्जी समझते हो ना, जो पादरी होते हैं, और जो नोबल्स थे, वो सभी जो दूसरे देशों में भाग गए थे फ्रांस से अपनी जान बचाने के लिए, उन्होंने उन देशों में जाकर के ऐसे कुछ आइडियाज़ कह सकते हैं, या उन्होंने ऐसी स्प्रिट को फैलाया कि रेवोल्यूशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर रेवोल्यूशन हुई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। The revolutionary principles of France began to be propagated all over the Europe। जो revolutionary principles थे, यानी कि जो विचार थे, आइडियाज़ थे रेवोल्यूशन के, वो बाकी देशों में भी धीरे धीरे फैलने लग गए थे, पॉपुलर होने लग गए थे। ऑस्ट्रिया सपोर्टेड द मोनार्की इन फ्रांस। ऑस्ट्रिया जो कि नेबरिंग कंट्री है, उन्होंने किसको सपोर्ट किया? मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट किया, यानी कि लुई 16 के सिस्टम को सपोर्ट किया। इन अपोजिशन टू दिस फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। और इसी बात पे फ्रांस वाले गर्म हो गए और उन्होंने कहा सैनिकों आक्रमण, और ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला कर दिया। दे कंसिडर्ड इट एज ए पीपल्स वॉर अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक किंग्स एंड नोबल्स। उन्होंने इस वॉर को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट जस्ट ए अटैक ऑफ ऑस्ट्रिया ऑन फ्रांस, कि ऑस्ट्रिया का फ्रांस के ऊपर अटैक नहीं है, ये यहाँ के लोगों के ऊपर अटैक है, नोबल्स का, किंग्स का, और हम उनके खिलाफ हैं। अ नेशनल कन्वेंशन वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट सफरेज। इसके बाद एक और बड़ा चेंज होता है 1792 में, वहाँ पर नेशनल कन्वेंशन है वो सेटअप किया जाता है। नेशनल कन्वेंशन मतलब जो नेशनल असेंबली थी वो क्या थी? वहाँ की पार्लियामेंट थी, जैसे हमारे यहाँ पे संसद है, तो वैसे ही वहाँ पर नेशनल असेंबली थी, उसको डिसमिस कर दिया गया और उसकी जगह एक नेशनल कन्वेंशन है वो सेटअप किया गया, यानी कि अब ये वहाँ की नई पार्लियामेंट बनी। किसके बेस पर ये सेटअप की गई? इट वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मीन्स अब जो वोटिंग राइट दिए गए थे, ऑल द एडल्ट मेल मेंबर्स जिनकी एज जो थी 21 ईयर्स या उससे अबोव थी, उनको वोटिंग राइट्स दिए गए थे। मीन्स द वोटिंग राइट्स वर गिवन टू ऑल द एडल्ट मेल मेंबर्स हु वर ऑफ 21 ईयर्स और मोर देन 21 ईयर्स। जिनकी एज 21 या उससे ज़्यादा थी उनको वोटिंग राइट दे दिए गए और उन्होंने कुछ मेंबर्स को चुना, इससे बन गई नेशनल कन्वेंशन। तो ये सब कुछ तुरंत बाद हुआ था 1792 में, ओके। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, बहुत कुछ और भी होता है
और उनमें हम बात करेंगे रेन ऑफ टेरर की भी बात करेंगे, वहाँ के अमरीशपुरी की भी। नेशनल कन्वेंशन एंड द रेन ऑफ टेरर। अब नेशनल कन्वेंशन का क्या होता है भाई, उसके ऊपर भी खूब जूत बजते हैं, यानी कि आपस में खूब धक्का मुक्की होते हैं। क्या होता है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द नेशनल कन्वेंशन वॉज हेल्ड ऑन 21 सितंबर 1792 को पहला सेशन होता है, पहली मीटिंग होती है नेशनल कन्वेंशन की। द जेकोबिन एंड द जिरोंदिस्ट पार्टीज वर इन प्रोमिनेंट इन दिस। दो पार्टीज थी जिनके मेंबर्स ज़्यादा थे, एक तो जेकोबिन्स थे और दूसरे थे जिरोंदिस्ट। द जेकोबिन्स वर डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज। जो जेकोबिन्स थे वो ज़्यादा डिसिप्लिन थे, ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे, उनका एक अपना सिस्टम था। एंड दे हैड इन्फ्लुएंस ओवर पेरिस, और उनका पेरिस के आसपास के इलाके पे अच्छा खासा दबदबा था। इट मीन्स उनके सपोर्टर्स वहाँ पर ज़्यादा थे। द मेन लीडर वॉज रॉब्सपियर। रॉब्सपियर वॉज द मेन लीडर ऑफ जेकोबिन्स। लेटर ही बिकम द हेड ऑफ द जेकोबिन गवर्नमेंट के मुखिया भी बनते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें जिरोंदिस्ट की, हु वर एजुकेटेड नोबल्स। ये एजुकेटेड थे बट नॉट प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस, लेकिन पॉलिटिक्स के पक्के खिलाड़ी नहीं थे, कच्चे खिलाड़ी थे। द प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करें तो उसमें मैडम रोलां एंड ब्रिशो ये प्रमुख लीडर्स थे। किसके थे, जो जिरोंदिस्ट थे। बोथ ग्रुप्स वर एडवोकेट्स ऑफ रिपब्लिक्स, यानी कि दोनों ही रिपब्लिक के फेवर में थे। इट मीन्स दैट दे वर अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट के जो हेड है वो इलेक्टेड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि राजा राजा बनते रहे, उससे वो तंग आ चुके थे। एंड सपोर्टेड द वॉर अगेंस्ट द फॉरेन पावर्स के खिलाफ, जो विदेशी शक्तियाँ जो थी, जो नेबरिंग कंट्रीज थे, जो हमला किए जा रहे थे, अटैक किए जा रहे थे फ्रांस के खिलाफ, उनके भी वो फेवर में थे कि ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ऐसी भी बात तो नहीं करते थे। जिरोंदिस्ट बिलीव दैट रेवोल्यूशन हैड गॉन फार अहेड एंड दैट शुड एंड। हालांकि जिरोंदिस्ट का ये कहना था कि भाई क्रांति, रेवोल्यूशन बहुत हो गई, अब शांति चाहिए, अब हमें विकास चाहिए। लेकिन जो जेकोबिन्स थे वो चाहते थे कि नहीं, इसमें मज़ा आ रहा है, चलने दो जो हो रहा है। दे वर अपोज टू ब्रिंगिंग मोर सोशल इक्वालिटीज़ के वो अगेंस्ट थे। कौन, जिरोंदिस्ट। एंड दे एम्फेसाइज्ड ऑन फ्रीडम, फ्रीडम पे वो ज़्यादा जोर देते थे। जबकि जेकोबिन्स थे, दे एम्फेसाइज्ड मोर ऑन इक्वालिटी, वो इक्वालिटी के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे। एंड हैड ए हारमोनियस एटीट्यूड टुवार्ड्स द लोअर क्लासेस के वो फेवर में थे। भी क्यों थे फेवर में, क्योंकि जितने भी जेकोबिन्स के मेंबर्स थे मोस्टली लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, जैसे कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे। पीजेंट्स आ गए, आर्टिसंस हो गए, स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, तो ऐसे लोग थे वो मेंबर्स थे। इसलिए ये जो चाहते थे, ये चाहते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये हमने बात की, कंपैरिजन किया कि जेकोबिन्स और जिरोंदिस्ट उनकी आइडियोलॉजी में कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ आइडियोलॉजी ऐसी भी है जो कि आपस में मैच नहीं करती है। अब हम बात करेंगे आगे कि नेशनल कन्वेंशन के सामने कौन सी डिफ़िकल्टीज आई और किस पीरियड को हम रेन ऑफ टेरर कहते हैं और क्यों कहते हैं। इन 1792 की बात करें, द रेवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड दैट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वॉज बेस्ड ऑन फीलिंग्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। 1792 तक आते आते जो जेकोबिन्स थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो फ्रांस होगा उसमें सब लोगों के पास इक्वालिटी होगी, फ्रीडम होगा, फ्रेटर्निटी होगी। और इस बात से पड़ोसी देशों को टेंशन होनी शुरू हो गई, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। क्यों, इसका कारण ये था कि इट स्केयर्ड द ऑटोक्रेटिक रूलर्स ऑफ द यूरोप। यूरोप के जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे उनको डर लगने लग गया कि अब तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ थे और भी ज़्यादा पॉपुलर होंगे लोगों में, और अगर पॉपुलर हुए इट मीन्स उन्हें पता था कि उनकी गद्दी, उनकी पावर चली जाएगी। नाउ द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस कन्फाइंड नॉट ओनली टू फ्रांस बट टू द होल यूरोप। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं रही, वो यूरोप रेवोल्यूशन हो चुकी थी। देयरफॉर यूरोपियन कंट्रीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द रेवोल्यूशन यूनाइटेड एंड ए ग्रुप ऑफ इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, पर्शिया वॉज फॉर्म्ड अगेंस्ट द फ्रांस। और इसलिए जो भी इसके फेवर में नहीं थे, यानी कि मोनार्क जो कंट्रीज थे जहाँ पे मोनार्की सिस्टम था, उन्होंने एक यूनियन बना ली। उसमें थे इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, पर्शिया जो जर्मनी का ही एक पार्ट था। तो ये सब मिल करके उन्होंने फ्रांस के खिलाफ एक तरीके से यूनियन बना ली। एंड दे वर प्लानिंग टू अटैक ऑन फ्रांस, कि फ्रांस के ऊपर हमला किया जाए, उसको कुचल दिया जाए। दिस ग्रुप डिफीटेड फ्रांस मेनी टाइम्स ऑन मेनी प्लेसेस, कई सारी जगह पे इसको हराया भी जाता है। द नेशनल कन्वेंशन अबोलिश्ड द मोनार्की बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन एंड एस्टेब्लिश्ड द रिपब्लिक। नेशनल कन्वेंशन जो थी उन्होंने एक बड़ा काम कर देते हैं 1792 में। दे अबोलिश्ड द मोनार्की सिस्टम,
यानी कि मोनार्की सिस्टम है उसको अबॉलिश कर देते हैं, यानी कि वो राजा रानी का जो खेल था कि उसका बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसको ख़त्म कर दिया। एंड दे डिक्लेयर्ड फ्रांस एज ए रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक कंट्री मीन्स वो कंट्री जिसका मुखिया, देश का मुखिया वो इलेक्टेड होता है। इंडिया इज़ ए रिपब्लिक कंट्री क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारी कंट्री के हेड है प्रेसिडेंट वो इलेक्टेड है। ऐसे ही अगर हम ब्रिटेन से कंपेयर करें, ब्रिटेन इज़ नॉट ए रिपब्लिक कंट्री क्योंकि वहाँ की मुखिया क्वीन है जो कि इलेक्टेड नहीं है। सो फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक इन 1792 में, वहाँ रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है और मोनार्की को टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है। द किंग वॉज ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड सेंटेंस टू डेथ, और लुई 16 है उनको एक तरीके से फॉर द ट्रेजन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि आपने देशद्रोह किया है, और लटका दिया जाता है। भाई बड़े जो कह सकते हैं भरे बाजार में, बिल्कुल चौक के ऊपर सबके सामने उनको लटकाया जाता है। ऑन 21 जैन 1793 लुई 16 वॉज हैंग्ड बिकॉज ऑफ द फार फ्रांस वॉज बीसेट बाय एन इकोनॉमिक क्राइसिस। और उसके बाद 21 1793 को लुई 16 को लटका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम फ्रांस के सामने थी, दैट वॉज द कंटिन्यूस वॉर। दे हैड टू फोर्ट कंटिन्यूस वॉर, लगातार युद्ध लड़ने पड़े थे क्योंकि जो भी नेबरिंग कंट्रीज थे दे डिडेंट वांट दैट टाइप ऑफ द आइडियाज़, वो उन आइडियाज़ को पसंद नहीं करते थे। ओके तो इसलिए वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, एंड दैट वाज लीड टू द राइजिंग प्राइसेस, यानी कि राइजिंग प्राइसेस मतलब महंगाई बढ़ चुकी थी। रूल वॉज मेड टू कलेक्ट डेट फ्रॉम द रिच, कि जो धनी लोग हैं उनसे कर्ज वसूला जाए, उनसे टैक्स वसूला जाए। एंड द जैकोबिन अटैक्ट, अब ये था कि हालात तो दोबारा ख़राब हो चुके थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले थे वैसे ही होने शुरू हो गए थे। इसका फ़ायदा उठाते हैं जैकोबिन्स, जो कि बड़े तेज़ बंदे थे। द जैकोबिन्स अटैक्ट द कन्वेंशन विद द हेल्प ऑफ द पार्शियन मॉब एंड द कम्यून एंड एस्टेब्लिश ए रेन ऑफ टेरर। जैकोबिन्स ने वहाँ पर कन्वेंशन पे हमला करते हैं और खुद पावर में आ जाते हैं। खुद पावर में आने का मतलब है कि नाउ देयर वॉज ए जैकोबिन गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती है, और उसके मेन जो लीडर होते हैं वो होते हैं रॉबस्पियर, जिसको फ्रांस का अमरीश पुरी भी कहा जाता है। बंदे ने एक साल में बड़े सारे ड्रामे किए, बहुत कुछ हंगामा मचा दिया था। तो उन्होंने रेन ऑफ टेरर को एस्टेब्लिश किया। इसको हिंदी में हम कहेंगे आतंक का राज। आतंक का राज क्यों था? विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेन ऑफ टेरर फ्रांस वंस अगेन बिकम ए विक्टिम ऑफ डिसऑर्डर। वहाँ पर भी सब कुछ हाहाकार मच जाता है, गड़बड़ हो जाता है। इट वॉज फाउंडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबस्पियर के लीडरशिप में ये रेन ऑफ टेरर एस्टेब्लिश किया गया था। सो 1793 से 94 का जो पीरियड है उसको कहा जाता है रेन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का शासन या आतंक का काल कह सकते हैं इसे। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो मेन लीडर थे दैट वाज द मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, एंड दैट फॉलोड ए स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, उसको फॉलो किया जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड थाउजेंड्स ऑफ इनेमीज ऑफ द रिपब्लिक वर किल्ड, यानी कि हज़ारों की संख्या में जैसे नोबल्स थे, जो क्लर्जीज थे, उनको पकड़ा गया और उनको लटका दिया गया था। इसलिए इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। ओके, रेवोल्यूशनरी पब्लिक सिक्योरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। एनीवन हु वर्कड अगेंस्ट द जैकब्स हैड बीन गिवन डेथ पेनल्टी। लटका दिया जाता था, सीधा ही लटकाया नहीं जाता था, एक्चुअली में गिलोटाइन किया जाता था। गिलोटाइन समझते हो ना? एक ऐसे भाई दो पोल होते थे, ओके, उसमें ऐसी जगह होती थी लाइक दैट, यहाँ पे बंदे को लेटाया जाता था और ऊपर से ऐसे कुछ होती थी ब्लेड्स, उनको एकदम से छोड़ा जाता था और सर धड़ से अलग। भाई ड्राइंग देखिए, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन एडजस्ट कर लीजिए आप। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई कर्मा होगा, यानी कि सब कुछ यही होता है। इन जुलाई 1794 रॉबस्पियर वॉज इम्प्रिजन्ड। रॉबस्पियर है, उनको भी पकड़ लेते हैं, एंड हैंग्ड एंडिंग द रेन ऑफ टेरर, और उसे भी लटका दिया जाता है। यानी कि बड़े ड्रामे, मैंने कहा ना बड़े ड्रामे होते हैं, बेचारा जिसने सबको लटकाया फाइनली उसको भी लटका दिया जाता है। आफ्टर द रेन ऑफ टेरर मॉडरेट लीडर्स रूल द कंट्री एंड एंडेड द सिस्टम ऑफ रेन ऑफ टेरर। उसके बाद जो मॉडरेट थे वो पावर में आए और उन्होंने जो रेन ऑफ टेरर में जो कुछ भी गड़बड़ी की गई थी उसको उन्होंने रीसेट कर दिया। फैक्ट्री रीसेट डिफ़ॉल्ट मोबाइल में होता ना, ऐसे ही उन्होंने बटन दबाया और सब कुछ वैसा का वैसा कर दिया। तो ये तो बात हुई कि 1789 की रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में क्या क्या हुआ था। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और दोबारा से बात करते हैं नेशनल कन्वेंशन की, कि नेशनल कन्वेंशन जो थी एक तरीके से वहाँ की पार्लियामेंट थी, इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, उसने काफ़ी कुछ अच्छा भी किया था।
क्या क्या अच्छा किया था, कौन से फंक्शंस थे, उसकी हम बात करते हैं। पहली चीज़ जो उन्होंने की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड। पूरे देश के लिए एक जैसी एजुकेशन पॉलिसी वो लेके आए, यानी कि पूरे देश में एक जैसा सिलेबस, जिसकी हम बात करें, अब बात करें हैं हम अपने देश में अब लेकर के आए, यानी कि पिछले कुछ वर्षों में हम लेके आए, तो वो वहाँ पर बहुत पहले हो चुका था। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड एंड फ्रेंच वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता उस पीरियड में। सेकंड, स्लेवरी सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड। जो दास प्रथा थी, गुलाम बनाने की प्रथा थी, उसको खत्म कर दिया गया। एंड लॉज ऑन इम्प्रिजनमेंट वर अबॉलिश्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। कि किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते थे, ऐसे कानून खत्म कर दिए, क्योंकि भाई कर्जा ही लिया है, खा के थोड़ी भागेगा कहीं से, देश थोड़ी छोड़ के जा रहा था, तो उसको जेल में डालने की क्या जरूरत है, दे देगा। तो ऐसे कानून भी खत्म कर दिए गए। द लॉ ऑफ सक्सेशन टू द एल्डेस्ट सन वॉज अबॉलिश्ड। इसके अलावा पहले ये होता था कि जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, उसी के पास पावर होगी, वही डिसीजन लेगा, उसको भी खत्म कर दिया। ए न्यू पंचांग और कैलेंडर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एक नया पंचांग या कैलेंडर था, वो इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ साथ दे डिक्लेयर्ड द फ्रांस एज ए रिपब्लिक कंट्री। जो नेशनल कन्वेंशन है, उन्होंने फ्रांस को रिपब्लिक कंट्री है वो डिक्लेयर कर दिया। ए न्यू मेथड ऑफ मेजरमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एक नया मेथड, यूनिफॉर्म मेथड है, वो इंट्रोड्यूस किया गया। पहले क्या था, इस कोने में अलग मापतोल के पैमाने, उस कोने में अलग, उसको खत्म कर दिया। एक जैसी मापतोल के पैमाने वो सेटअप किए गए। राशनिंग सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए राशनिंग सिस्टम को सेटअप किया गया। एंड इनकम टैक्स एंड वॉर टैक्स, दो टैक्स है वो इंट्रोड्यूस किए गए। यानी कि ये कई सारे अच्छे अच्छे काम किए थे नेशनल कन्वेंशन ने। कौन से अच्छे काम किए थे? दे इंट्रोड्यूस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, डिक्लेयर्ड फ्रेंच एज देयर नेशनल लैंग्वेज, एंड दे अबोलिश द स्लेवरी सिस्टम, उसको अबोलिश कर दिया गया। एंड दे अबोलिश द मोनार्की सिस्टम को अबोलिश कर दिया। दे सेटअप और डिक्लेयर फ्रांस एज ए रिपब्लिक कंट्री। दे इंट्रोड्यूस टू न्यू टैक्सेस, इनकम टैक्स और वॉर टैक्स है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये काफ़ी कुछ थे जो नए किए गए, कुछ याद रह जाए उतना ही काफ़ी रहेगा। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं और इस वर्कशीट के कुछ इजी से क्वेश्चंस दिए गए हैं। 4 इजी क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, वाई वर अदर यूरोपियन रूलर्स अपसेट बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। भाई क्रांति, रेवोल्यूशन फ्रांस में हो रही थी और दुखी हो रहे थे पड़ोसी देश, ऐसा क्यों? अदर यूरोपियन रूलर्स वर अपसेट because they were worried that the revolution ideas would spread to the rebellious groups and people within their own country। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये जो आइडियाज़ हैं उनके देश में भी फैल जाएंगे, और फैल जाएंगे तो उनको पता था कि उनकी पूंजी बच जाएगी, यानी कि उनको अपनी पावर छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो भी हम देख लेते हैं। हु वाज रॉबस्पियर? रॉबस्पियर कौन था ये हमें बताना है। रॉबस्पियर वॉज द मेन लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब का मेन लीडर था, एंड लेटर ही बिकेम द हेड ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट का वो हेड भी बनते हैं बाद में। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी हम बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो इस चैप्टर का, इस वर्कशीट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। यहाँ पे दिया गया, व्हाट वाज द रेन ऑफ टेरर? रेन ऑफ टेरर मतलब आतंक का शासन, ये था क्या, ये हमें बताना है। सो द पीरियड बिटवीन 1793 to 94 इन फ्रांस इज कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर, यानी कि इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। रॉबस्पियर द हेड ऑफ द जैकोबिन क्लब फॉलोड द पॉलिसी ऑफ स्वेयर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी इस पीरियड में फॉलो करते हैं। क्लर्जीमैन, नोबल्स एंड द पीपल हु वर कंसिडर्ड इनेमीज ऑफ द रिपब्लिक वर किल्ड इन लार्ज नंबर्स। जो भी जैकोबिन क्लब्स के दुश्मन थे उनको लटका दिया गया था बड़ी संख्या में, इसलिए इसको कहा जाता है, दिस पीरियड इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज व्हाट वर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन के इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे, क्या थे, उसके बारे में हमें बताना है। सो पहला जो उनका स्टेप था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज अडोप्टेड एंड द फ्रेंच वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल लैंग्वेज, डिक्लेयर कर दिया गया। सेकंड, स्लेवरी सिस्टम वॉज अबॉलिश, स्लेवरी सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया। थर्ड, लॉ ऑफ सक्सेशन टू द एल्डेस्ट सन वॉज अबॉलिश्ड, जो ये रूल था कि बड़ा बेटा ही सब कुछ करेगा, वो खत्म कर दिया गया। न्यू पंचांग और द कैलेंडर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, नया कैलेंडर है वो लेकर के आए। न्यू यूनिफॉर्म मेथड ऑफ मेजरमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कि एक जैसे मापतोल के पैमाने वो सेटअप किए गए। इनकम टैक्स एंड वॉर टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, नए जो टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए थे वो थे इनकम टैक्स एंड द वॉर टैक्स।
तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी, हालांकि थोड़ी सी लेंथी थी, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप शेयर करते हो तो मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच रही है और मुझे और बेहतर करना होगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।